पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सी नंबर जो दिख रहा है ये करेक्ट आंसर है। बाकी सब जैसे किलोवाट जो हो गया वो शक्ति का यूनिट हो जाएगा, विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा और धारा का यूनिट हो जाएगा एम्पियर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका यूनिट है। तो किलोवाट घंटा भी क्या है, एनर्जी का ही यूनिट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो बी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, जो विद्युत ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का यूनिट हम लोग जानते हैं कि वाट होता है और विद्युत विभव और विभवांतर का यूनिट वोल्ट होता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन बल्ब से रिलेटेड है कि बिजली के बल्ब से हवा क्यों पूरी तरह से निकाल ली जाती है। तो पहला ऑप्शन है टंगस्टन के तंतु के अपचयन को रोकने के लिए। दूसरा नंबर ऑप्शन है बल्ब के फूट जाने को रोकने के लिए। तीसरा नंबर ऑप्शन है अवशोषण के कारण प्रकाश की हानि को रोकने के लिए। और डी है सभी। तो देखिए बल्ब से हम लोग हवा क्यों निकाल लेते हैं। तो अगर यदि बल्ब से यदि हवा नहीं निकालेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि अपचयन को रोकने के लिए हम लोग बल्ब से हवा को निकाल लेते हैं, यानी कि बल्ब में वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए जो है टंगस्टन के तंतु से अपचयन को रोकने के लिए, यह आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए पहला एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि टंगस्टन के तंतु को अपचयन से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हवा निकाल देते हैं बल्ब से। अब बिजली के बल्ब में यदि हवा होगा तो बिजली के बल्ब ऑक्सीकृत हो जाएगा, बात सही है। अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं, थर्ड एक्सप्लेनेशन। अगर यदि हम लोग इस तरह का क्रिया करेंगे तो क्या होगा, फिलामेंट कभी कमजोर नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर यदि इस तरह अगर यदि हवा को निकाल देंगे तो जो बल्ब में लगा हुआ फिलामेंट है वो कभी कमजोर नहीं होगा। और चौथा जो है बल्ब में विस्फोट हो सकता है। तो ये सब रीजन है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, बल्ब से हवा को निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम किस पर लागू होता है। तो देखिए ओम का नियम जो होता है हम जानते हैं कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों पे लागू होता है ओम्स का लॉ। और ओम्स का नियम जो है वो तुम्हारा फिक्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होता है। जैसे जहां तक यहाँ हम लोग देखते हैं कि अर्धचालक जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, जिस पर लागू नहीं होता, यानी कि इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी बोथ। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए ओम का नियम अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। तो अर्धचालक कौन कौन है, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, हार्मोनिक वाल्व हो गया, क्रिस्टल रेक्टिफायर, ये सब क्या है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है, जो सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है जूल के नियमानुसार उत्पन्न उष्मा डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए अगर यदि जूल का हीटिंग इफेक्ट का हम लोग जो जनरल फॉर्मूला जानते हैं, H इक्वल टू क्या होता है, I² RT होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि H जो है I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी कि हीट जो है I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखिए जो जूल हीटिंग इफेक्ट होता है इसका जनरल फॉर्मूला H इक्वल टू I² RT होता है। ये आपका जो है ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया H इक्वल टू क्या,
VIT। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया H इजकल टू VIT। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, H इजकल टू V²/R। तो ये जो तीन फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, और ये तीनों फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट को बताता है। तो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि ऊष्मा विद्युत धारा यानी कि I² के अनुक्रमानुपाती होता है। जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि H जो है I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये क्या है, H जो है I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिष्ट धारा यानी कि DC करंट की आवृत्ति कितनी होती है। तो दिष्ट धारा यानी कि DC करंट की आवृत्ति कितना हो जाएगा, तो इसका जो आवृत्ति होता है वो क्या होता है, 0 हर्ट्ज के बराबर होता है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं 220 और 250 ये क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी कि हम लोग जो घर में जो करंट लेते हैं तो उसमें उसका फ्रीक्वेंसी वो तो AC करंट है। AC करंट को हम लोग को लाने में अच्छा होता है क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, घर में जो यूज होता है वो AC करंट होता है, वो 220 वोल्ट और वो 50 हर्ट्ज के बराबर होता है, वो AC करंट होता है। लेकिन डिस्क धारा जो बैटरी में यूज होता है उसका आवृत्ति कितना होता है, तो उसका आवृत्ति 0 हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो डिस्क धारा DC की आवृत्ति 0 होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, जो कि हमने एक्सप्लेनेशन में बता दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ स्वतः डैश का प्रवाह का विरोध करता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, आवेश A नंबर ऑप्शन है, और B विद्युत धारा, C क्या है, न्यूट्रॉन है, और D है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आवेश और विद्युत धारा में फंस सकते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछ भी चुका है, तो और मैं उसी से वहीं से क्वेश्चन उठाया हूँ। तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो प्रत्येक पदार्थ क्या है, वो विद्युत धारा का विरोध करता है। उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है, प्रत्येक पदार्थ विद्युत धारा का विरोध करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है अचालक से, तो उसमें बताना है कि कौन अचालक है, मतलब कि कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अभ्रक, कागज, पोर्सिलिन, और चौथा ऑप्शन है जर्मेनियम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अभ्रक, कागज और पोर्सिलिन, ये सब सारे एग्जाम्पल इंसुलेटर के हैं। यहाँ पे जो अभ्रक हम देख रहे हैं, ये अभ्रक वो परफेक्ट इंसुलेटर है, लेकिन ये तुम्हारा हीट गुड कंडक्ट करता है। मतलब बोल सकते हैं कि ये ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। इसीलिए हम लोग इसका यूज आयरन में करते हैं। कागज तो ये इंसुलेटर है, और ये पोर्सिलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो क्या है, जर्मेनियम विद्युत का सुचालक होता है, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, जानते हैं, और ये क्वेश्चन आ सकता है। एल्युमिनियम, तांबा और सोना भी विद्युत का सुचालक होता है। और जैसा कि अभी मैंने बताया, अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति किसके बराबर नहीं है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो पॉलिटेक्निक एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये इस तो पावर का फॉर्मूला पूछा गया। तो पावर का पहला फॉर्मूला वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, पावर का I² इंटू R होता है। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V²/R होता है। यानी कि ये जो तीनों फॉर्मूला है परफेक्ट वे में अरेंज है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ये किसके बराबर नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि सारे जो फॉर्मूला है वो क्या है, परफेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, P इजकल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, P इजकल टू I² इंटू R, और P इजकल टू V²/R। तो ये पावर के फॉर्मूले हैं। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, वाट सेकेंड किसका मात्रक है। तो वाट सेकेंड जो है वो क्या होता है, ये जूल के बराबर होता है। अगर यदि वाट पूछता तो शक्ति का यूनिट हो जाता। तो वाट सेकेंड जो यहाँ पे है, तो वाट सेकेंड मीन्स ये क्या हो गया, ये एनर्जी को बता रहा है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और विद्युत धारा का यूनिट तो हम लोग जानते हैं एम्पियर होता है, और विभवांतर का वोल्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वाट सेकेंड ऊर्जा का मात्रक होता है, और वाट
विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। वाट सेकंड इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल के बराबर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चार्ज वस्तु में आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो ये जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है, उसके कारण क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये, और ये बाय फ्रिक्शन होता है। ये मतलब कि हम लोग अभी देखते हैं तो इंसुलेटर को हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन के थ्रू से चार्ज करते हैं, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है। अब इसका अगर यदि हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन क्या है, वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के कारण आवेशन होता है। सजातीय आवेश में विकर्षण होता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि लाइक चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज रहेगा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वही विजातीय आवेश क्या करता है, आकर्षित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यदि हम लोग देखें तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जब एबोनेट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनेट के छड़ में कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे ऋण आवेश, धन आवेश, उदासीन, और इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, पॉजिटिव चार्ज देखिए किसमें किसमें प्रोड्यूस होता है। तो ग्लास रड में, और आपका वूलन मतलब कि ऊनी कपड़ा में, जिसको बोल सकते हैं ड्राई हेयर, जो आपका सूखा बाल हो, और पॉलीथीन रड। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है, अगर यदि हम लोग रगड़ते हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। और नेगेटिव चार्ज किसमें प्रोड्यूस होता है, तो सिल्क रेशमी कपड़ा, एबोनॉइड में, एम्बर में, और कंघी में हो गया, और डास्टर। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं, ये सारे जो ये नेगेटिव चार्ज के एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एबोनॉइड है तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ये ऋण आवेश प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यदि हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी आवेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके डैश के पृष्ठ पर रहता है। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम लोग जानते हैं कि अगर यदि हम लोग आयरन का अगर यदि घर हो और उसके आसपास अगर यदि तड़ित चालक गिरता है, यानी कि, तो फिर क्या होता है, बिजली गिरता है, तो फिर क्या होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बिजली के कड़कने से हम लोग बच जाते हैं, क्योंकि जो चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो आउटर सरफेस पे होता है, और इंटरनल सरफेस पे क्या होता है, चार्ज जीरो होता है। इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि E इजकल टू जो होता है, E इजकल टू जो होता है वो क्या होता है, वो dV बाय ये V बाय R के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज जो होता है केवल बाहरी पृष्ठ पे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और उसका इंटरनल पृष्ठ पे क्या होता है, जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और पोटेंशियल कांस्टेंट होने के कारण क्या होता है, इसका जो चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है इंटरनल सरफेस पे। अब अगर यदि हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। ये अब यहाँ पे अगर यदि 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो आवेश के मध्य लगने वाला बल क्या होगा यदि उनके मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए। तो यदि उनके मध्य दूरी को आधा कर देंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, K इजकल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर के यहाँ पे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको आधा कर देना है। तो यहाँ पे अगर यदि हम लोग दूरी को आधा कर दे रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उनके बीच जो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4 गुना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगर यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्लाइड हो गया जिसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन को दिए हैं, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो तांबा का मूल रूप से विद्युत चालन करने के रूप में उपयोग होता है, क्योंकि तो हम लोग जानते हैं कि तांबा जो है उसका कंडक्टर के रूप में यूज होता है। तो इसका पहला एक्सप्लेनेशन है कि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 जो एक्सप्लेनेशन ऊपर में देख रहे हैं वो परफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि ये कंडक्टर के रूप में क्यों यूज करते हैं, लेकिन इसका जो डी नंबर ऑप्शन है कि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है, ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे इसका अगर यदि हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है।